नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्नप्लेक्स पर। जैसा कि हम लोग UPTET की तैयारी अभी कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, और इस समय हम लोगों का जो प्रकरण चल रहा है वो संधि चल रहा है। और संधि में लगभग स्वर संधि के 3 भेद हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। अब इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं स्वर संधि के चौथे भेद पर। तो आइए चलते हैं। चौथा भेद है हमारा आपका वृद्धि संधि। इसका सूत्र होता है वृद्धिरेचि। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धिरेचि। सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसलिए सूत्रों को भी अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो चौथा जो है स्वर संधि का जो भेद है वो है वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि का सूत्र जो होता है वो वृद्धिरेचि होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यण संधि, गुण संधि, और उसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ लिया है। कैसे पहचानेंगे कि दीर्घ संधि किस में होगी, गुण संधि किस में होगी, यण संधि किस में होगी, ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि वृद्धि संधि, इसकी परिभाषा क्या होती है और कैसे जानेंगे कि वृद्धि संधि होती है, कब होती है। तो इसके लिए जो सूत्र है हमारा वृद्धिरेचि है। पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है ह्रस्व आ या दीर्घ आ, या हम कह सकते हैं अ या अ, ठीक है। ह्रस्व आ, ह्रस्व या दीर्घ आ, ठीक है। या सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि आ या आ, ठीक है। बहुत बड़े क्रम में न जाते हुए, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ठीक है। इसलिए इसको हम नहीं लिख रहे हैं छोटे रूप में। जितनी ज़्यादा छोटी से छोटी परिभाषा हो सके उतना ही अच्छा है। तो आ या आ के बाद ए या ए के आने पर इनके स्थान पर, इनके का मतलब इन दोनों के स्थान पर, इनके स्थान पर अय, इनके स्थान पर क्या हो जाता है अय, तथा आ या आ के बाद ओ या औ के आने पर ओ या औ के आने पर इनके स्थान पर औ हो जाता है। औ हो जाता है, ठीक है। सूत्र भी हमारा है क्या, वृद्धि ही धन एच। सूत्र क्या है, वृद्धि ही धन एच ही है ना। एच ही का मतलब एच। कहने का मतलब है कि अगर आ या आ के बाद एच प्रत्याहार के वर्ण आते हैं तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है, वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाता है। पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि गुण संज्ञक वर्ण और वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं। तो गुण संज्ञक वर्ण में हमने आपको बताया था कि ए और ओ जो है ये गुण संज्ञक वर्ण है, गुण संधि में आता है। और इसी प्रकार हमने आपको बताया था कि वृद्धि संज्ञक वर्ण 3 हैं, आ, ऐ और औ। तो ये 3 वर्ण कैसे वर्ण हैं, ये वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं। तो जब आ या आ के बाद ए या ऐ आएगा तो ए हो जाएगा, ओ या औ आएगा तो औ हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाएगा। ये जो दीर्घ आ होता है ये भी वृद्धि संज्ञक वर्ण है, ठीक है। तो जब आ या आ के बाद ए या ऐ आएगा तो इनके स्थान पर ऐ, ओ या औ के आने पर उनके स्थान पर औ हो जाता है। वृद्धि ही धन एच, आ या आ के बाद एच प्रत्याहार के वर्णों के आने पर उन दोनों मिलकर क्रमशः वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाते हैं। वृद्धि संज्ञक वर्ण ये।
ठीक है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। पहले शब्द के अंत में क्या आएगा? आ या आ आएगा, और दूसरे शब्द की शुरुआत में क्या आएगा? ए या ऐ आएगा। तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? ऐ हो जाएंगे। और जब आ या आ के बाद ओ या औ आएगा, ओ या औ के आने पर दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? औ हो जाएंगे, वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए लिखा है वृद्धि धन एच। एच प्रत्याहार के वर्ण वृद्धि संज्ञक वर्ण में बदल जाते हैं, माने वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाते हैं आ और एच प्रत्याहार के वर्ण मिलकर। ठीक है, तो आइए अब इसके उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो आ या आ के बाद ए या ए के आने पर ए, आ या आ के बाद ओ या औ के आने पर ये औ हो जाता है। उदाहरण के लिए चलिए उदाहरण देख लेते हैं। तो इसको उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे आपका पहला उदाहरण हम ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं शदाधन एव। देखिए आया, आ के बाद ए आया, आ के बाद जब ए आता है तो दोनों मिलके वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाते हैं, ऐ हो जाते हैं। ठीक है, आ के बाद ओ आएगा, औ आएगा तो दोनों मिलके वृद्धि संज्ञक वर्ण औ हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से क्या निकाल लेंगे? आ बाहर कर लिए और यहाँ से क्या बाहर कर लिए? ए बाहर कर लिए। दोनों मिलकर होते हैं, कोई एक नहीं बदलता इसमें, दोनों मिलकर वृद्धि संज्ञक वर्ण। अगर आ के बाद ए आया है तो ए होंगे, ओ आया है तो औ होंगे। तो देखिए शद क्या आ और ए मिलके क्या बनेगा? ऐ बनेगा, है वाह। अब इसमें हम ऐ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? दा में ऐ की मात्रा लग जाएगी और वाह भी जोड़ देंगे तो शदैव। आ के बाद ए के आने पर दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं। आ ए निकाल लिए, उसको ए बना दिए और ए को इसमें जोड़ दिए तो शदाधन एव बराबर शदैव बन गया। ठीक है, इसी तरह से जलधन ओघः, जलधन ओघः, यहाँ से ला से आ निकाल लिए और यहाँ से ओ आपका निकला, घह बचा। ठीक है, आ और ओ मिलके क्या बनते हैं? वृद्धि संज्ञक वर्ण औ बन जाते हैं। तो ये आपका जल, जल धन आ और ओ मिलके क्या बन गए? औ बन गए। और ये आपका घह रहेगा, औ इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? जलौ। अब घह भी जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? जलौ घह। ठीक है, चलिए और उदाहरण इसके देख लेते हैं। तो और उदाहरण देख लेते हैं इधर से। अब ए का उदाहरण देख लेते हैं। देवधन ऐश्वर्यम, देवधन ऐश्वर्यम। आ के बाद क्या आया? यहाँ पे अ निकाल लिए और यहाँ से ए निकाल लिए, क्या बचा यहाँ पे? श्वर्यम। ठीक है, आ और ए मिलेगा तब भी ए ही बनेगा, वृद्धि संज्ञक वर्ण ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका ए बनेगा श्वर्यम। ठीक है, अब देखिए जोड़ देते हैं। वा में ए की मात्रा को जोड़ देंगे, बाकी को ऐसे सीधे सीधे यहाँ पे आगे जोड़ लेंगे। क्या बन गया आपका? देवैश्वर्यम। ठीक है, इसी तरह से वन धन औषधि, वन धन औषधि। देखिए यहाँ से आ निकाल लिए और यहाँ से औ ले लिए। पहले शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का पहला स्वर ही हमको निकालना है। अब यहाँ पे शधि ही बचा आपका। ठीक है, शधि ही बचा। तो यहाँ पे आपका जो आ और औ है ये मिलके क्या बनेगा? औ हो जाता है, धन शधि ही। अब देखिए औ को इसमें जोड़ देंगे, ना में
स्वर नहीं है तो औ स्वर इसमें जोड़ दिए, वनौ हो गया, सधी भी मिला दिए, क्या बन गया, वनौषधि ही। ठीक है, तो आ और ए मिला तो ए बना, आ और ओ मिला तो औ बना, आ और ए मिला तो भी ए बना, और आ और औ मिला तो भी औ बना। ठीक है, कहने का मतलब परिवर्तन के बाद दो ही बनते हैं, ए और औ। ठीक है, आ भी बनता है, वो हम लोग आगे देखेंगे जब इसमें पढ़ेंगे हम संधि के कुछ अपवाद, तो वहाँ पे देखेंगे कि बड़ा आ भी हो जाता है वृद्धि संधि, क्योंकि बड़ा आ जो है वो वृद्धि संज्ञक वर्ण है। ठीक है, 3 वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं, दीर्घ आ, ए और औ, तीनों क्या हैं, वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं। और गुण संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, तो गुण संज्ञक वर्ण 2 होते हैं, ए और ओ। ठीक, तो इस प्रकार से हमने वृद्धि संधि देख लिया। जब अ या आ के बाद ए या ए आता है तो दोनों मिलकर क्रमशः ए हो जाते हैं, और आ या आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों मिलके औ हो जाते हैं, वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाते हैं। उदाहरण हमने देख ही लिया है, और सूत्र के आधार पर है वृद्धि ही धन एच, किस आ या आ के बाद एच प्रत्याहार के वर्णों के आने पर वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाते हैं उनके स्थान पर। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब जो इसका अगला भेद है वो है अयादि संधि। तो अब हम लोग अयादि संधि की ओर चलते हैं, अयादि संधि के बारे में पढ़ते हैं। अयादि संधि क्या होती है, अयादि संधि का सूत्र क्या होता है। तो 5वां भेद है इसका अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि का सूत्र होता है एचो अयवायावः। अयादि संधि का सूत्र क्या होता है, एचो अयवायावः। ठीक है, सूत्र ध्यान से देख लीजिएगा, एचो अयवायावः अयादि संधि का सूत्र होता है। अयादि संधि के सूत्र के हिसाब से पहले इसको हम समझ लेते हैं कि इसके सूत्र में है क्या क्या चीज़ें। इसके सूत्र में है एच, ठीक है, एच धन आय धन अव धन आय धन आव। इसका जब हम वर्ण विन्यास करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, तो इसमें इतनी चीज़ें शामिल हैं, एच है, आय है, अव है, आय है और आव है। इतने शब्दों को इसमें से हम अलग कर लिए। एचो एच निकाल लिए, आय ये आ है, आ का पूर्व रूप चिन्ह है, तो आय हो गया, यहाँ से जब हलंत लगाए तो यहाँ आ निकला। आव कर दिए, यहाँ जब हलंत लगाए तो दीर्घ आ निकला। आय कर दिए, यहाँ जब हलंत लगाए फिर दीर्घ आ निकला, और आव कर दिए। तो इतनी चीज़ें इसमें होती हैं अयादि संधि में। अब एच क्या है, तो एच है प्रत्याहार, और एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो क्रमशः ए ओ अय तथा औ आते हैं। एच प्रत्याहार में ए ओ अय तथा औ आते हैं, इतने वर्ण आते हैं। एच प्रत्याहार के वर्णों के बाद किसी भी स्वर के आने पर, यहाँ पे समान और असमान की कोई बात नहीं रहेगी। एच प्रत्याहार के वर्ण रहे पहले शब्द के अंत में, और उसके बाद कोई भी स्वर अगर आता है तो एच प्रत्याहार के वर्ण क्रमशः, एच प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर क्रमशः ए के स्थान पे अय हो जाता है, ओ के स्थान पे अव हो जाता है, अय के स्थान पर आय हो जाता है, और औ के स्थान पर आव हो जाता है। तो एच प्रत्याहार के वर्णों के बाद किसी भी स्वर के आने पर, एच प्रत्याहार के वर्ण, एच प्रत्याहार के वर्णों के बाद किसी भी स्वर के आने पर एच प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर क्रमशः, माने ए के बाद कोई असमान स्वर आया तो एक इसमें बदल जाएगा आय में, आगे जो आया उसका परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन सिर्फ किसका होगा, परिवर्तन सिर्फ एच प्रत्याहार के वर्णों का होगा। और किन में होगा, तो क्रमशः
ए का परिवर्तन होगा अय में। अगर ए के बाद कोई असमान स्वर माने असमान की यहाँ कोई बात नहीं है, ए के बाद किसी भी स्वर के आने पर ए का परिवर्तन अय में हो जाएगा। ओ के बाद किसी भी स्वर के आने पर ओ का परिवर्तन अव में हो जाएगा। अय के बाद किसी भी स्वर के आने पर अय का परिवर्तन आय में, और औ के बाद किसी भी स्वर के आने पर औ का परिवर्तन आव में हो जाएगा। ठीक है, इसकी परिभाषा भी इसी प्रकार से बन जाती है कि जब ए ओ अय तथा औ के बाद कोई भी स्वर आता है तो ए ओ अय तथा औ क्रमशः अय औ आय तथा आव में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो जाती है कि जब ए ओ अय तथा औ के बाद कोई भी स्वर आता है ठीक है, तो जब ए ओ अय तथा औ के बाद कोई भी स्वर आता है तो ए ओ अय तथा औ क्रमशः अय अव आय तथा आव में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जब ए ओ अय तथा औ के बाद कोई भी स्वर आता है तो ए ओ अय तथा औ क्रमशः अय औ आय तथा आव में परिवर्तित हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि ए ओ अय तथा औ के स्थान पर क्रमशः अय अव आय तथा आव हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि जब एच प्रत्याहार के वर्ण यानी कि ए ओ अय तथा औ के बाद कोई भी स्वर आता है तो एच प्रत्याहार के वर्णों यानी कि ए ओ अय तथा औ के स्थान पर क्रमशः अय औ आय तथा आव हो जाता है। अब तो परिभाषा समझ में आ गई होगी, सूत्र के माध्यम से भी समझ में आ गया होगा कि क्या हो जाता है। तो अब चलते हैं हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की। देखिए, हमने सूत्र के माध्यम से समझा, परिभाषा के माध्यम से समझा, अब हम इसी चीज़ को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से अयादि संधि होती है और किस प्रकार से कौन से वर्ण किसमें परिवर्तित हो जाते हैं। तो उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं पहला नेधन अनम। अभी हमने पढ़ा कि ए ओ अय तथा औ के बाद किसी भी स्वर के आने पर ए ओ अय तथा औ का परिवर्तन क्रमशः अय अव आय तथा आव में हो जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे इसमें हमको इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई ना कोई स्वर होना चाहिए, इतना काफ़ी है। पहले शब्द का जो अंतिम स्वर होना चाहिए वो ए ओ अय तथा औ में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, ए। कौन सा स्वर है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए है। तो ए इसमें से पहले हम निकाल लेते हैं ए, ठीक है, बाकी सबको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब हमने कहा कि जब ए के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ए का परिवर्तन किस में होगा, तो ए का परिवर्तन अय में होगा। तो ए की जगह हमने क्या लिख दिया, अय। ए का परिवर्तन किस में हो जाता है, अय में हो जाता है। तो ए की जगह हमने क्या लिख लिया, अय लिख लिया। अब इसको हम इसी में जोड़ते हैं तो ना में स्वर नहीं है तो आ आराम से ना में चला जाएगा। अब यहाँ पे या बचा धन अनम, यहाँ का जो स्वर है वो या में जाके जुड़ जाएगा और ये भी पूरा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, नयनम। तो नेधन अनम बराबर नयनम। ए का अय हुआ तो ने का क्या हो गया, नय। ठीक है, ए का अय हुआ जो ना में जोड़ दिए ए तो ने का नय हो गया और आगे अनम जोड़ दिए तो नयनम हो गया। ठीक है, तो नेधन अनम बराबर नयनम। अगला उदाहरण देखते हैं, भोधन अति।
भो धन अति। देखिए ओ का परिवर्तन किस में होता है, तो यहाँ सबसे पहले हम ओ निकाल लेते हैं, और ओ का परिवर्तन होता किस में है, तो ओ का परिवर्तन होता है अव में। ओ का परिवर्तन किस में होता है, अव में होता है। तो यहाँ पे भा में हम जब आ जोड़ दिए तो ये भा पूरा हो गया और वाह हलंत्य रह गया। तो इसी प्रकार से अगला स्वर जो हमारा बनता है आ बनता है, तो आ को हम इसमें जब जोड़ेंगे तो वाह भी पूरा हो जाता है क्या, भावती। ठीक है, यहाँ पे दूसरे पद की शुरुआत में, दूसरे शब्द की शुरुआत में जो स्वर रहेगा वही स्वर किस में लग जाएगा, या और वा में, या में लग जाएगा या फिर वा में लग जाएगा। अगर ओ है औ है तो वा में लग जाएगा, अगर ए है ऐ है तो वही स्वर जाके या में लग जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग और उदाहरण देख लेते हैं। गए धन अकह बराबर गायकः। देखिए कैसे होता है, गा से हमने क्या निकाला, ए की मात्रा निकाल लिया, धन अकह। अब ए का परिवर्तन किस में होता है, अगर हमने भी पढ़ा तो ए का परिवर्तन किस में हुआ था, ए का परिवर्तन आय में होता है, ए का आय में और ए का आय में। अब इसी में जोड़ दिए तो ये गा बड़ा हो गया है ना, गाय धन अकह। अब इसको इसमें जोड़ दिए तो क्या हो गया, गायकः। ठीक है, इसी तरह से और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। नए धन इका, नए धन इका। देखिए नए धन इका, आय का क्या होता है आय, तो नए का क्या होगा नाय, नाय में जब इका जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा नायिका। देखिए अय निकाल लिए, धन इका, अय का परिवर्तन किस में होगा, देखिए अय का परिवर्तन आय में होगा, अय का परिवर्तन हो जाएगा आय में। अब इसमें जब जोड़ेंगे तो ये नाय हो जाएगा और बचा क्या इका, ईश्वर या में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ई की मात्रा या में लग जाएगी और का बचा तो लिख लेंगे क्या बन गया नायिका। इसी तरह से और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो चार शब्द हमारे बने, नयनम, भवती, गायकः और नायिका। औ का और उदाहरण औ का देख लेते हैं। तो औ का उदाहरण देख लिया जाए। पौधन अकह, पौधन अकह। तो पा में से जब हम औ की मात्रा को निकाल लेंगे तो औ के स्थान पे होता क्या है, तो औ का होता है आव, औ का क्या होता है आव। ठीक है, अब इसमें जब जोड़े पा में बड़े आ की मात्रा जोड़े, दीर्घा जोड़े तो पा हो गया, वा लिख लिए सीधे ऐसे, और धन अकह जोड़ दिए इसी में। अब वा देखिए हलंत है तो ये स्वर इसमें जुड़ सकता है, पावकः। ठीक है, पौधन अकह बराबर पावकः। इसी तरह से गए धन अकह बराबर गायकः, नए धन अकह बराबर नायकः, भवधन उकह बराबर भावुकः। तो बहुत सारे उदाहरण इस प्रकार से आपको मिलेंगे इसमें, और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण इसमें और बनते हैं देखिएगा, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे हरे धन ए, हरे धन ए पूछ लिया गया, यहाँ कौन सा स्वर ए, यहाँ कौन सा स्वर ए, हम कहते हैं कि समान आ गया। देखिए अयादि संधि में समान असमान कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है, किसमें नहीं आना चाहिए, असमान किसमें होता है, असमान होता है यण संधि में। ठीक है, इसमें समान आए कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, जो हम प्रक्रिया अभी तक करते हैं वही करेंगे, र में हलंत लगा के ए निकाल लेंगे और प्लस ए यहाँ पे लिखा ही है आपका। अब इस ए का परिवर्तन होगा, जो रा में ए था, पहले शब्द के अंत में जो ए था सिर्फ वही परिवर्तित होगा, और किस में परिवर्तित होगा, तो ए परिवर्तित होता है आय में, यहाँ पे ए लिखा रहेगा आपका, और जब अय में परिवर्तित होगा तो आ तो इसमें जुड़ गया आपका, क्या हो गया हरय धन ए। अब ए की मात्रा को इसी या में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हरये, क्या हो जाएगा
हरए, हरे धन ए बराबर हरए। ठीक है, तो इस प्रकार से इस तरह से बहुत सारे इसके उदाहरण हमको आपको मिलने वाले हैं। गुरो धन ए बराबर गुरवे होता है, मुने धन ए बराबर मुनए होता है। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण इसमें जो है होते हैं। तो इसके लिए हम उदाहरण की एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ उदाहरणों की चर्चा करेंगे, उदाहरण लेंगे, उसका संधि विच्छेद क्या होता है, उसकी संधि क्या होती है, कौन सी संधि होती है, किस प्रकार से संधि हुई है, तो उस वीडियो में उस बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो अलग से एक उदाहरण का वीडियो, या कह सकते हैं कि सिर्फ हमारे प्रश्नों पर आधारित एक वीडियो उसका अलग से रहेगा। तो अभी हम लोगों ने देखा अयादि संधि। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं स्वर संधि का जो अगला भेद कह सकते हैं, मुख्य रूप से 5 ही हैं। तो अगला जो है इसमें आता है आपका वो है पूर्व रूप संधि। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि पूर्व रूप संधि क्या है। तो पूर्व रूप संधि अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, छठा भेद भी इसको हम कह सकते हैं, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का सूत्र होता है एंग पदांतादति। एंग पदांतादति, एंग पदांतादति। एंग पदांत में हो और अति, अति का मतलब आ। ठीक है, आ कब हो, दूसरे शब्द की शुरुआत में हो। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो एंग, एंग जो है, एंग आपका प्रत्याहार है। एंग प्रत्याहार के वर्णों के बाद जब ह्रस्व आ आता है तो उस ह्रस्व जो ह्रस्व आ होता है, उस ह्रस्व स्व का परिवर्तन, ह्रस्व आ का परिवर्तन आ के पूर्व रूप चिन्ह में हो जाता है। आ का पूर्व रूप चिन्ह क्या होता है? ठीक है, सूत्र के माध्यम से समझ लीजिए। एंग पदांत आदति लिखा है, पदांताद, एंग पदांताद अति। ठीक है, एंग पदांताद माने पदांत में क्या हो, पद पहले शब्द के अंत में क्या हो, एंग प्रत्याहार के वर्ण हो, और अति माने दूसरे शब्द की शुरुआत में क्या हो, अति माने अ हो। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं, जब एंग प्रत्याहार के वर्णों के बाद एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ए तथा ओ आते हैं। एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ए तथा ओ आते हैं। तो जब एंग प्रत्याहार के वर्णों यानी कि ए ओ के बाद, जब एंग प्रत्याहार के वर्णों यानी कि ए ओ के बाद ह्रस्व आ आता है, ह्रस्व आ आता है, तो ह्रस्व आ के स्थान पर इसका पूर्व रूप चिन्ह, इसका पूर्व रूप ये, जैसे अंग्रेजी का यस लिखा जाता है, इसको भी हम क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं। तो इसका पूर्व रूप चिन्ह हो जाता है। ठीक है, तो जब एंग प्रत्याहार के वर्णों, एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ए और ओ आता है, के बाद ह्रस्व आ आता है, तो ह्रस्व आ के स्थान पर इसका पूर्व रूप चिन्ह हो जाता है। ये आ का पूर्व रूप चिन्ह है। ठीक है, तो पूर्व रूप चिन्ह एंग पदांतादति, पदांत में क्या हो, एंग प्रत्याहार के वर्ण हो और आ हो उसके बाद, तो आ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आ के ही पूर्व रूप में हो जाएगा, इसमें हो जाता है। ये आ का पूर्व रूप चिन्ह है। ठीक है, तो आ का परिवर्तन किस में हो जाता है, आ के पूर्व रूप चिन्ह में हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। तो उदाहरण जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हरे धन आओ, हरे धन आओ। हमने कहा कि जब ए ओ के बाद ह्रस्व आ आएगा
तो ह्रस्व आ किस में बदल जाएगा, अपने ही पूर्व रूप में बदल जाएगा। इसमें प्रथम पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, द्वितीय पद का जो आ होता है ह्रस्व आ वही अपने ही पूर्व रूप चिन्ह में बदल जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। तो हरे धन औ बराबर हरे औ, हरेव हो जाता है, हरेव। ये आ का पूर्व रूप चिन्ह है, आ अपने ही पूर्व रूप चिन्ह में बदल जाता है। इसी तरह से आप और उदाहरण देख लीजिए, ओ का उदाहरण देख लीजिए, बालको धन अपि। तो हमने कहा कि जब एंग प्रत्याहार के वर्ण के बाद यानी कि ए ओ के बाद ह्रस्व आ आएगा तो ह्रस्व आ के स्थान पर उसका पूर्व रूप चिन्ह ये, उसका पूर्व रूप चिन्ह ये हो जाएगा। देखिए ओ के बाद आ आया तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन किस में होगा, यही आ जो है अपने पूर्व रूप चिन्ह में बदल जाएगा। बस क्या हो जाएगा, बालको तो पूरा पूरा रहेगा, आ की जगह पूर्व रूप चिन्ह हो जाएगा बालकोपि। ठीक है, तो बालकोपि हो जाएगा। इसी तरह से मुने धन अत्र क्या हो जाएगा, मुने आ का पूर्व रूप चिन्ह हो जाएगा बस। और होगा कब, आ का पूर्व रूप चिन्ह कब होगा, जब उसके पहले जो शब्द है उसके अंत में ए या ओ होगा, तभी ये प्रक्रिया जो है लागू होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, जो दूसरे शब्द की शुरुआत में ह्रस्व आ हो और पहले शब्द के अंत में ए या ओ हो, एंग प्रत्याहार के वर्ण हो और दूसरे शब्द की शुरुआत में आ हो, तभी आ का परिवर्तन पूर्व रूप चिन्ह में होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ये आपकी पूर्व रूप संधि है। जब एंग प्रत्याहार के वर्णों ए ओ के बाद ह्रस्व आ आएगा तो ह्रस्व आ के स्थान पर उसी का पूर्व रूप चिन्ह हो जाएगा, ये आ का पूर्व रूप चिन्ह है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब अगली चल के इसी में देख लेते हैं पररूप संधि। पररूप संधि तो पूर्व रूप के बाद इसका हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अंतिम भेद पढ़ लेते हैं, अंतिम प्रकार पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग फिर व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो अब इसका 7वां भेद कह सकते हैं पररूप संधि। पररूप संधि और इसका सूत्र होता है एंगी पर रूपम। इसका सूत्र क्या होता है, एंगी पर रूपम। देखिए एंगी का मतलब वही एंग प्रत्याहार, यहाँ भी उसी एंग प्रत्याहार का प्रयोग है। तो इसकी परिभाषा हो जाती है, इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, अकारांत उपसर्ग के बाद। देखिए ये कब होगा ये संधि, उसकी कुछ शर्तें हैं वो हम परिभाषा में जान लेते हैं। तो अकारांत उपसर्ग के बाद एंग प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार के वर्णों, एंग प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं, तो ए और ओ हैं। तो जब अकारांत उपसर्ग के बाद एंग प्रत्याहार के वर्णों, ठीक है, जब अकारांत उपसर्ग के बाद एंग प्रत्याहार के वर्णों यानी कि ए ओ से प्रारंभ होने वाली, से प्रारंभ होने वाली धातुएं आती हैं, क्या आती हैं, धातुएं आती हैं, तो क्या हो जाता है, पर रूप हो जाता है। माने दूसरे में जैसा रूप होता है वही रूप हो जाता है, तो क्या हो जाता है, पर रूप हो जाता है। शर्त क्या है, जब अकारांत उपसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए। पहला जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए। और उपसर्ग कैसा होना चाहिए, तो उपसर्ग अकारांत होना चाहिए। माने उपसर्ग जो हो उसके अंत में कौन सा स्वर हो, आ हो, ह्रस्व आ हो। तो अकारांत उपसर्ग हो, उसके बाद क्या है, एंग प्रत्याहार के वर्णों माने ए या ओ से प्रारंभ होने वाली क्या आए, धातुएं आए।
तो जब अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ से आरंभ होने वाली धातुएं आती हैं तो उसका पर रूप हो जाता है। माने पहले का कोई रूप नहीं होता, जो पर माने दूसरा होता है उसी दूसरे के रूप के आधार पे हो जाता है। अब चलिए देखते हैं कैसे दूसरे के रूप के आधार पे हो जाता है। तो उदाहरण से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ भी है एंगी पर रूपम, एंग प्रत्याहार के वर्णों का जो है वो क्या होता है, पर रूप हो जाता है, वो दूसरे का रूप हो जाता है। कैसे होता है आइए देख लेते हैं। तो जैसे प्रधन एजते, एजते क्या है, एजते धातु है और किससे शुरू होने वाली धातु है, ए से। हमने क्या पढ़ा, अकारांत उपसर्ग, प्रा क्या है, उपसर्ग है और प्रा के अंत में कौन सा स्वर है, अ है। तो अकारांत उपसर्ग के बाद अगर ए या ओ से शुरू होने वाली धातुएं आती हैं तो उसका पर रूप हो जाता है। यहाँ पे क्या था, अकारांत उपसर्ग था तो यहाँ पे आ था स्वर, और यहाँ पे क्या था, ए था, ए था ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आ का लोप हो जाएगा और कौन सा रूप हो जाएगा, पर रूप। माने दूसरे शब्द में जो रूप है, जो शुरू है, वही हो जाएगा और क्या हो जाएगा, केवल ए हो जाएगा, बस आ खत्म हो जाएगा। आ प्लस ए बराबर ए नहीं, आ का लोप हो गया और सिर्फ क्या रह गया, ए रह गया। तो जब यहाँ से आ का लोप हुआ तो इस ए को इसमें, जब आ स्वर खत्म हुआ तो इस ए स्वर को इसमें जोड़ दिए, बाकी का वैसे ही लिख दिए, प्रेजते। तो प्रधन एजते बराबर प्रेजते। तो यहाँ पे हम गुण के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे कि एक ही मात्रा लगी है तो गुण हो जाएगा, ठीक है। तो प्रधन एजते बराबर प्रेजते। इसी तरह से उपधन ओसति। अब देखिए यहाँ पे ओसति भी ओ से आरंभ होने वाली धातु है और यहाँ पे कौन सा है, अकारांत, ये उपसर्ग है और अकारांत है, माने अ से अंत हुआ है इसका। तो अ धन यहाँ पे क्या है, ओ है, बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ ओ हो जाएगा। क्यों ओ हो जाएगा, क्योंकि पर रूप ही होता है, जो पूर्व रूप है, पहले जो रूप है उसका लोप हो जाता है, तो केवल ओ बचेगा। तो यहाँ से आ जब खत्म हुआ, आ खत्म हुआ, आ का लोप हुआ तो हलंत हो गया, तो ओ इसी में जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उपोसति, ठीक है। तो कहने का मतलब पर रूप हो जाता है और जो पूर्व रूप है उसका लोप हो जाता है। जो पूर्व शब्द में लगा हुआ स्वर है उसका लोप हो जाता है और जो पर शब्द यानी कि दूसरे शब्द में लगा हुआ स्वर है वही हो जाता है, वही रूप हो जाता है। तो ये आपकी पर रूप संधि है। जब अकारांत उपसर्ग के बाद इंग प्रत्याहार के वर्णों से प्रारंभ होने वाली धातुएं आती हैं तो पर रूप हो जाता है, माने पूर्व रूप का लोप हो जाता है। पूर्व शब्द में जो स्वर है उसका लोप हो जाता है और जो दूसरे शब्द में जो स्वर है वही हो जाता है, बस ये लुप्त हो जाता है, ठीक है। तो प्रधन एजते बराबर प्रेजते, उपधन ओषति बराबर उपोषति, ठीक है। इसी तरह से प्रधन ओषति बराबर प्रोषति, ठीक। तो बहुत सारे उदाहरण इसके भी हम आपको मिलने वाले हैं, मिल जाएंगे। तो आज हमारा जो है स्वर संधि के जो भेद थे वो लगभग समाप्त हो गए हैं। स्वर संधि में हमने कितने भेद पढ़ लिए, तो हमने उसमें दीर्घ संधि पढ़ लिया, हमने उसमें गुण संधि पढ़ लिया, यण संधि पढ़ लिया, वृद्धि संधि पढ़ लिया, अयादि संधि पढ़ लिया, पूर्व रूप संधि पढ़ लिया और पर रूप संधि। तो लगभग 7 भेद हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिए हैं। इसके अलावा कुछ अपवाद भी हैं, जैसे ये पर रूप संधि है, ये भी अपवाद है क्योंकि उपोषति में लोग उपधन उषति लगाएंगे, गुण संधि मार के आएंगे तुरंत। अगर हमको दिखा कि उपोषति में कौन सी संधि है और उदाहरण है गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, पर रूप संधि, तो ज़्यादातर लोग इसमें गुण संधि मार के आते हैं क्योंकि पता ही नहीं होता है कि यहाँ पे पर रूप संधि भी हो सकती है। तो हमको तो ओ की मात्रा गुण संधि पता है तो हम उपधन उषति अंदाज के और सीधे गुण संधि मार के चले आते हैं, तो हमारा गलत हो जाता है ना। तो इसलिए बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि ये पररूप संधि भी एक होती है, इसके बारे में भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि ओ की मात्रा आ गई तो गुणय संधि नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब उसको हम
संधि विच्छेद करेंगे तो उपधन उशति आता है। उशति कोई शब्द सार्थक होता नहीं है, इसलिए उपधन ओसति होता है। और कौन सी संधि होती है? पर रूप संधि होती है। अब इसमें कुछ अपवाद और हैं, तो उन अपवादों की भी चर्चा हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। और इसके बाद स्वर संधि लगभग समाप्त हो गई है। अब हमारी व्यंजन संधि चलेगी। व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन संधि के भेद क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है आपका संधि का, अभी लंबा चलने वाला है। मान के चलिए कि अभी 5-6 वीडियो कम से कम संधि के बनने वाले हैं, तब आपकी संधि पूरी होगी।